नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। आज डेट है 18 अक्टूबर और हम आज द हिंदू की एडिटोरियल्स को देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो निकली हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको वो लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, कुछ ऐसे कंसर्न्स और टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं जो कि बहुत एथिकल होते हैं, एथिकल डायलेमा वाले होते हैं, जिसमें सोसाइटी के कंसर्न, स्टेट के कंसर्न्स होते हैं। उन्हीं में ये भी एक टॉपिक है। और जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे सरोगेसी का टॉपिक है ये भी, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ सरोगेसी लीगलाइज कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो लीगलाइज नहीं कर सकते हैं सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर के सारे ऑप्शंस को क्लोज कर दिया है। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो वो इसके ऊपर लॉ बना सकती है, वो उनका कार्यक्षेत्र है। लेकिन उन्होंने चाइल्ड के एडॉप्शन पे, यानी कि अगर सेम सेक्स मैरिज वाला कोई कपल है और वो चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक चाइल्ड की बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो हो सकता है कि एक कपल जो सेम सेक्स का है वो उसकी नीड्स को पूरी ना कर पाए और सोसाइटी में उसकी राइट टू प्राइवेसी भी उस लड़के की हर्ट हो सकती है या बच्चे की हर्ट हो सकती है, क्योंकि वो विक्टिमाइज हो सकता है कई बार प्रोपोगेंडा का, और बुलिंग का शिकार हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेके जो है एक डिटेल्ड आज जजमेंट आया हुआ है। इसको आप सुमित सर के चैनल पर, सुमित सर ने भी आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो पहला आर्टिकल है, डिमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए मोस्टली जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस आर्टिकल को नहीं देखना है, लेकिन हमें एक चीज़ इसमें ये समझनी है इस आर्टिकल में, कि ये बताते हैं कि देखिए जो कोर्ट है हमारी, वो किस तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उस पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सकती है। ठीक, कोर्ट का काम है कि जो भी पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू डेमोक्रेटिक लॉज बन रहे हैं, उनमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, उसको कोर्ट चेक एंड बैलेंस करे। लेकिन अभी राइटर के हिसाब से इन रीसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि कोर्ट जो है उसको, आंख कोर्ट ने बंद करके रखी हुई है। देखिए क्या मैटर क्या है कि जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं और जो न्यूज़ क्लिक मीडिया हाउस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यूएपीए एक्ट के अंतर्गत, यूएपीए 1967 एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए ये एक टेररिस्ट एक्ट है ना। तो अब राइटर के हिसाब से अगर आप एक मीडिया पर्सन को टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत अंदर कर रहे हैं, जेल डाल रहे हैं, तो वो तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए राइटर का जो इशू मेन है, राइटर जो अपने कंसर्न्स बनाते हैं तीन, उनका एक कंसर्न तो ये हो गया कि मीडिया हाउसेस को किस तरीके से कर्व किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद में उनके हिसाब से जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके खिलाफ भी हेट स्पीचेस का दौर चल रहा है। और तीसरी चीज़ वो बताते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो एक्ट आया हुआ है वो एक ओपैक एक्ट है और फिनेंशियल सेक्टर में। तो वो कहते हैं देखो, इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है और ये गवर्नमेंट जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट को चेंज किए कर रही है। अब बात समझिएगा आप, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट को चेंज किए, ये बात जो भी एक्ट कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को बाईपास करके वो कुछ ऐसी चीज़ें ला रही है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं। ठीक, अब वो कहते हैं कि देखो कोर्ट्स का काम क्या होता है, कोर्ट इन लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट में उसे कोई भी चीज़ लगती है कि डेमोक्रेटिक नहीं है, लिबरल नहीं है, या फिर वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ में या मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में रिग्रेसिव है, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है या फिर हटा देती है। लेकिन जब गवर्नमेंट टेक्स्ट में कोई चेंज ही नहीं कर रही है और वो जो प्रोसेस है उसमें उसके यूज़ करके, कहने का मतलब कुछ एक्ट्स को यूज़ करके और लोगों को पनिश कर रही है, तो ये तो टेक्सचुअल का बाईपास है। तो अब देखिए इसमें कुल मिला के ये कहा जाता है कि पहली बात तो ये आप समझिए, आपको अगर अपने क्वेश्चन में जो लिखना होगा तो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है इस आर्टिकल का। सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट के जो एक्ट्स होने चाहिए वो टेक्स्ट में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल में
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, साथ ही साथ ऑल्सो इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ टेक्स्ट से ही ऑब्सेस्ड नहीं रहना चाहिए, उसको उस टेस्ट के बाद में जितने भी केसेस चल रहे हैं करंट सिनेरियो में उनको भी कंसर्न लेके कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के जिस हिसाब से बनाया था क्या उसको वो फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी पीडीएफ पर। देखिए इसके आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मनी बिल जो होता है, जैसे कोई नॉर्मल बिल होता है, अगर पार्लियामेंट को उसको पास कराना है बाईपास करवा के, किसको बाईपास करवा के? जो आपकी राज्यसभा है उससे, तो वो क्या करते हैं, वो लोग इसको एज अ मनी बिल प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में आपने देखा होगा गवर्नेंस के जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसका कई बार मिसयूज़ होता है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि देखिए गवर्नमेंट किस तरीके से बिना टेक्स्ट को चेंज किए वो उसकी स्पिरिट को चेंज कर देती, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। उसके बाद में एक नया जो फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है, जो एक अच्छा लॉजिक है हमारे लिए, कि देखो जो कोर्ट होती है वो तो अनइलेक्टेड बॉडी होती है ना, और जो पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है और इलेक्टेड पार्टी है। तो एक अनइलेक्टेड बॉडी कैसे जो इलेक्टेड बॉडी है उसके लॉस को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? ये तो कई बार इसका आर्गुमेंट दिया जाता है ना इसके जुडिशरी के खिलाफ। लेकिन देखिए जुडिशरी ने हिस्टोरिकल और प्रेजेंट टाइम पर भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन किया केशवानंद भारती केस में 1973 में। आर्टिकल 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड बहुत सारे जो है जजमेंट्स उन्होंने पास किए। तो इसी के रेफरेंस में एक लीगल स्कॉलर है जिनका नाम है जॉन हर्स्ट एली। तो ये बोलते हैं कि देखो जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं वो जस्टिफाइड हैं अगर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्टेन कर रहे हैं वो लोग। कहने का मतलब अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है और इस चीज को कोर्ट जो है रिव्यू कर रहा है, तो कोर्ट का जो डिसीजन है वो जस्टिफाइड है। यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड बी प्रोटेक्टेड। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात है। ऐसे ही एक राइटर की और बात करते हैं, वो राइटर है रिचर्ड डॉर्किन। ये भी एक पॉलिटिकल स्कॉलर हैं। ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक कंडीशंस की कौन सी बात करते हैं कि देखो जो बॉडी है वो पार्लियामेंट है, सपोज दैट पार्लियामेंट में जो बंदे गए हुए हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गए हुए हैं, ये तो चलो अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब इलेक्शंस हुए हैं ना, तो सभी चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो शेड्यूल्ड कास्ट हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो वुमेन्स हो सबने पार्टिसिपेट किया है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सबने पार्टिसिपेट किया पार्लियामेंट में, चुना गया है लोगों को। लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक बॉडी हो गई, बट इनके द्वारा जो लॉज या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो भी डेमोक्रेटिक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक कंडीशन की बात होती है। ठीक, तो इन दोनों चीजों को चेक करने के लिए कोर्ट है। कोर्ट इसीलिए जस्टिफाइड है कि चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंडीशन। तो देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है, ये आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। तो आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये बताना होगा कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लिबरलिज्म, ठीक, थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और इसको मेंटेन करने का काम है कोर्ट का। ठीक, तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई जाती हैं। और ये मतलब कि कहा जाता है कि आप देखिए जो टेक्स्ट है वो ही सिर्फ मत पढ़िए, टेक्स्ट के बाहर जाके जो टेक्स्ट को मिसयूज करने के लिए जो कंडीशंस बनाई जा रही उनको भी एटलीस्ट आप चेक करिए। अब देखिए ये जो अगला टॉपिक है ये अब GS2 से रिलेटेड है,
गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड है। इसमें जो राइटर हैं वो हैरान है, परेशान है। वो इसलिए हैरान परेशान है कि कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यानी कि पीपल की हेल्थ और उनके वेलबींग से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंपनीज से दवाइयों को प्रोक्योर करती है, दवाइयों को खरीदती है। अब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है कि ये सारी स्कीम्स के लिए एक साथ, या फिर जितनी भी गवर्नमेंट की और एजेंसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो एक साथ किसी एक कंपनी के साथ में, या फिर जो भी दवाइयों का सेलर हो या फिर बनाने वाला हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, चाहे सेलर हो या प्रोड्यूसर हो, उसके साथ में आप एक साथ जाके उसको निगोशिएट करिए और वो आपको दवाई सप्लाई करे। इससे पहली बात तो आपकी दवाई भी सस्ती हो जाएगी, दूसरी चीज कॉस्ट आपकी सस्ती हो गई, दूसरी चीज आपके पास स्टॉक मेंटेन रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके आपके पास उनकी कमी हो जाए, क्योंकि आप लगातार एक सेलर के साथ टाइड अप हैं। और दूसरी चीज, आप उसकी क्वालिटी भी इंश्योर कर सकेंगे, क्योंकि आपने जब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने उनके साथ में एक डील साइन की होगी तो आपने क्वालिटी की भी डील साइन की होगी। तो इन तीनों चीज़ों पर आपके जो कंसर्न्स हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है। अब उसके लिए राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखो यार, मैकडोनल्ड वाले हैं, मैकडोनल्ड वाले क्या करते हैं, मैकडोनल्ड वालों ने फ्रेंचाइजी जगह जगह खोल के रखी हुई है। सपोज दैट कि एक लखनऊ में खोल दी, एक कानपुर में खोल दी और एक बहराइच में खोल दी। अब वो क्या करेंगे, मैक या फिर लखनऊ में 3 ब्रांचेज हैं सपोज दैट, ठीक, कानपुर में 2-3 ब्रांचेज होंगी मैकडोनल्ड की। तो इन ब्रांचेज के लिए क्या आलू जो है अलग, क्योंकि वो बर्गर बेचते हैं ना, और जो भी सामान बेचते हैं, तो इन चीज़ों के लिए क्या वो जो सामान खरीदेंगे क्या वो अलग अलग खरीदेंगे? अगर वो अलग अलग करेंगे तो उनको फार्मर के साथ में जो है, पहली बात तो निगोशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फार्मर के साथ में वो उतना कॉस्टली निगोशिएट नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़, हर एक जगह की क्वालिटी अलग अलग होगी, हर एक आलू की अलग अलग जिस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो ग्रो किया जा रहा है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी अलग अलग होगी। तो राइटर ये कहते हैं कि आप देखिए, क्वालिटी भी नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, और तीसरी चीज़, इसकी क्या गारंटी है कि फार्मर जो है, आपने क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हमको इतना आलू चाहिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आलू आपको समय पर दे ही देगा? हो सकता है उसको मार्केट पे इतने अच्छे में प्राइस में मिल जाए तो वो उसमें बेच सकता है, या फिर बारिश की वजह से कोई और कारण हो के फसल खराब हो सकती है। तो मैकडोनल्ड वाले जब ये कर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो ये कर रही हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? राइटर का कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसके लिए राइटर बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं। अच्छा, राइटर जिन स्कीम्स की बात करते हैं उसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इन सारी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट की अप्रोच अलग अलग है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि भैया अलग अलग अप्रोच ना रखो, यूनिफाइड अप्रोच रखो, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट इनको जो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, देखिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उस रिसर्च पेपर का नाम है ए नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। तो एक नेशनल कैंसर ग्रिड पूल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव, ठीक, पूल प्रोक्योरमेंट का मतलब एक साथ हर एक हॉस्पिटल के लिए प्रोक्योरमेंट करना दवाइयों का, ड्रग्स का। इन्होंने बताते हैं कि जो ये नेशनल कैंसर ग्रिड से जुड़े जितने भी 40 ड्रग को जो प्रोक्योर करना था, तो इस नेशनल कैंसर ग्रिड में जितने हॉस्पिटल्स आते थे उन्होंने एक साथ मिलकर इन 40 ड्रग का ऑर्डर दिया और कंपनी के साथ निगोशिएट किया। उससे उनको जो है 13.2 बिलियन रुपीस का फायदा हुआ, और ये फायदा है 23% से लेके 90% तक भी हम अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। राइटर ये बताते हैं इसके थ्रू। वो कहते हैं इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन है, सपोज दैट सहारा हॉस्पिटल चल रहा है या मेदांता हॉस्पिटल चल रहा है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ड्रग या फिर इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके साथ में पहले से टाई अप कर लेते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट ये सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और देखिए, लेकिन अब चूंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं तो ये इस बेनिफिट को जो बचाते हैं ना, उसको अपने कस्टमर्स पे
पेशेंट पे पास ऑन नहीं करते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो इनको जो है चाहिए कि ये इस प्रॉफिट को पास ऑन करें। और वो कहते हैं देखो, ये तो एग्जाम्पल हो गया प्राइवेट का, गवर्नमेंट के पास में भी एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एड्स को कंट्रोल करने के लिए मेन के कंट्रासेप्टिव्स जो है बनाए जाते हैं, और इसके लिए वो कंपनीज को पहले से ही ऑर्डर कर देते हैं। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उसके लिए बिड करती हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोक्योरमेंट करती है तो बिना बिडिंग के नहीं करती है। तो जब बिडिंग करती है कंपनीज, तो वो गवर्नमेंट जो सबसे कम प्राइस पे हमको कंट्रासेप्टिव्स दे देगा, हम उसको खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा करने में कैसे सक्षम होती है वो बताते हैं। तो देखिए, ऐसा करने में तब सक्षम होती है, गवर्नमेंट की खुद की एक पीएसयू है, ड्रग पीएसयू, उसका नाम है एचएलएल लाइफ केयर, और इसके पास में बहुत बड़ी कैपेसिटी है ड्रग को बनाने में, प्रोड्यूस करने में। तो वो बताते हैं कि जो एचएलएल लाइफ केयर है, ये एक प्राइस डिसाइड कर देती है, एक बेंचमार्क प्राइस बता देती है कि देखो 5 रुपए की कंट्रासेप्टिव मिलेगी कि 2 रुपए की मिलेगी। हम जैसे वो सरकार से बोल देगी देखिए हम आपको 5 रुपए में दे देंगे। तो सरकार कहती है इन प्राइवेट प्लेयर से, देखो हमारी खुद की एक जो है कंपनी है गवर्नमेंट, वो हमको 5 रुपए में ये कंट्रासेप्टिव दे देगी, आप हमको इससे कम दाम में दीजिए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से एक जो है निगोशिएशन टेबल पर आ जाती है, और जो बिडर्स होते हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में दवाई देनी पड़ती है। जो तो गवर्नमेंट के पास खुद एग्जाम्पल्स हैं, प्राइवेट एग्जाम्पल्स हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है, ये राइटर का कहना है बार बार। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ये कहते, तो राइटर ये कहते हैं देखो जितने भी फार्मा की पीएसयूज हैं उनके साथ में उनको गवर्नमेंट उनसे बोले कि आप बेंचमार्क प्राइसेस बताइए, और फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाए और कंपनीज से इन दवाइयों को एक्वायर करने के लिए बीडिंग करवाए। इससे देखिए कितने फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और जितना ये पैसा बच रहा है, अब देखिए 13.6 बिलियन रुपीज़ बच रहे थे, ये डॉलर्स नहीं है, बिलियन रुपीज़ हैं, बिलियन रुपीज़ बच रहे हैं। 23% से 90% तक का आपका बेनिफिट हो जा रहा है दवाई, उसी दवाई को प्रोक्योर करने में, अगर आप पूल्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप पूल्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो देखिए, ये जब भी आप हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी लिखें जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात हो, तो पूल्ड प्रोक्योरमेंट की बात आप जरूर करिए। ठीक है, यही फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर से, कि हम लोगों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक पॉइंट, मजबूत पॉइंट मिलता जाता है। तो हाँ, हम कहाँ थे, रिड्यूस कॉस्ट हो गई। फिर जो ये फंड बचा आपका, इस फंड को आप और अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स में लगा सकते हैं। आपने जिन लोगों को छोड़ दिया है, सपोज दैट आपका एक इनकम थ्रेशोल्ड था कि हमको जिनकी इनकम 50,000 तक है उन्हीं को मेडिकल फ्री में उपलब्ध कराना, तो आप उस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, आप 70,000 पे आ सकते हैं। आप जो है आपके पास कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ ड्रग्स रहेगी, आपके पास ड्रग्स की कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात में कि आपको क्वालिटी इंश्योर्ड आपकी रहेगी। क्वालिटी आप चाहें तो अपनी खुद की क्वालिटी चेक करने के लिए लैब्स जो है डेवलप कर लीजिए, आप किसी रेगुलेटर पर डिपेंडेंट मत रहिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं। अब देखिए, जो अगला आर्टिकल है इसमें भी राइटर हैरान और परेशान ही है, क्योंकि ये कहते हैं कि देखो जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नया अमेंडमेंट आया हुआ 2022 का, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्पीसीज को शेड्यूल 1 में डाल दिया है जो जिनको शेड्यूल 1 में नहीं होना चाहिए था। अब ये शेड्यूल 1 क्या है समझते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है समझते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना को कंजर्व करने के लिए, और जितनी भी नेचुरल साइट्स हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो, प्रोटेक्टेड एरियाज हो, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, और इनको इनको सस्टेन्ड तरीके से मेंटेन करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। इसमें 6 शेड्यूल थे, 6 शेड्यूल में हर एक शेड्यूल में अलग अलग जानवरों को रखा गया था कि उनको उनकी जो सुरक्षा का क्या लेवल होगा। जैसे पहले में शेर सपोज दैट है, हाथी है, तो इन लोगों को अटमोस्ट सिक्योरिटी है कि आप इनका जो है शिकार नहीं कर सकते, इनको मार नहीं सकते, इनको बेच नहीं सकते हैं, इनको पकड़ के इनको जो है डमरू बजा के आप नचा नहीं सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। फिर दूसरे शेड्यूल में कुछ है, तीसरे शेड्यूल में पेड़ पौधे हैं, चौथे शेड्यूल में कुछ है, छठे शेड्यूल में जो है साइट से रिलेटेड मतलब कि कंपलसरी जो मेजर्स हैं लेने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों को, ये सारी चीज़ें थी।
अब हम फिर हुआ क्या कि 2022 में अभी इसका अमेंडमेंट आया, रीसेंट अमेंडमेंट में क्या हुआ कि ये जो 6 शेड्यूल थे, ये 6 शेड्यूल को घटा के 4 शेड्यूल कर दिए गए। यानी कि अब ज़्यादा शेड्यूल में कन्फ्यूजन ना हो। कहने का मतलब देखिए, जब 6 शेड्यूल हैं तो कौन सा जानवर किस शेड्यूल में है, यही चीज़ खोजने में टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि इसको 4 शेड्यूल में उन्होंने कर दिया। अब 4 शेड्यूल में उन्होंने किया कि पहले शेड्यूल में तो वो जानवर, बर्ड्स और वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, दोनों टाइप के, वर्टिब्रेट्स नॉन वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और नॉन वर्टिब्रेट मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो दोनों टाइप के एनिमल्स को शेड्यूल 1 में उन्होंने डाल दिया। शेड्यूल 2 में वो एनिमल्स डाले जिनको जो है थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन है, उनका तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिकार विकार हो सकता है जब भी उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए। ठीक। तीसरे में जो प्लांट्स प्रोटेक्टेड हैं, जिनको जैसे से अफीम का पेड़ होगा तो वो तीसरे में होगा ज़रूर, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड प्लांट है, उसको आप ऐसे ही रेगुलेट करके ही हम उसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में चौथे शेड्यूल में आता है कि जो साइट्स में जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उसकी अपेंडिक्स में, उनको हम लोग अपने शेड्यूल में कैसे शामिल करेंगे। अब साइट्स क्या है? साइट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनके ट्रेड पर रोक लगाई जाती है, उनके व्यापार पर रोक लगाई जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर दोनों के ट्रेड पर, दोनों के व्यापार पर प्रोटेक्शन है। अब ये जो नया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 आया, इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। और शेड्यूल 1 में राइटर बताते हैं कि शेड्यूल 1 में 600 से ज़्यादा एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। अब ये 600 से ज़्यादा एनिमल्स कौन से हैं आप बताते हैं। इसमें देखो, इसमें टाइगर भी आपने इंक्लूड कर दिया, और इसी में आपने जयकाल यानी कि लोमड़ी को भी आपने ऐड कर दिया। इसी में आप द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी शामिल कर रहे हैं, जो कि इंडेंजर्ड बर्ड है। और इसी में आप जो है एक नॉर्मल उल्लू जो पाया जाता है, आपने उसको भी ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके के आपने इसमें पिग जो सुअर है उसको आपने ऐड कर दिया है। इसमें आपने नीलगाय को ऐड कर दिया है। अब देखिए, नीलगाय गांव में किसानों को कितना नुकसान पहुंचाती है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनका शिकार एक लिमिटेड तरीके से शिकार होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है ना, ट्रेडिशनली भी तो लोग शिकार करते हैं, अपने खाने के लिए शिकार करते हैं, इस पे डिपेंडेंट होते हैं, इनकी हॉबी भी होती है, बल्कि लोगों का स्पोर्ट्स होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल कस्टम है, बहुत दिनों से होता आ रहा है, पूर्वज इसको करते आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को शेड्यूल 1 में आप डाल दे रहे हैं तो बहुत सारे कंसर्न्स पैदा हो जा रहे हैं। शेड्यूल 2 में बताते हैं कि 2000 से ऊपर एनिमल्स आपने रख दिए हैं। तो वो कहते हैं देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, वो 3 प्रॉब्लम जो है राइटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि आपने इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दी है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसा तो लिमिटेड है ना, कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, हमारी सरकार के पास तो लिमिटेड पैसा है ना। तो आप ये बताइए कि आप शेड्यूल 1 में टाइगर को, लेपर्ड को बचाने के लिए पैसा लगाएंगे, कि आप लोमड़ी को और किसी जानवर को बचाने में पैसा लगाएंगे, आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेशन और उसका रिप्रोडक्शन पर पैसा लगाएंगे, कि आप उल्लू के प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और उसके कंजर्वेशन पर आप पैसा लगाएंगे। तो ये पहली तो बात हो गई कंजर्वेशन की। ठीक। दूसरी चीज अब वो बताते हैं कि हाँ, और एक देखिए, एक एग्जाम्पल, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। जैसे एक तो ये टाइगर वाला मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ देखिए, नीलगाय वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीलगाय भी बहुत इन्वेसिव स्पीसीज है। ठीक है। स्पॉटेड डियर बताते हैं शेड्यूल 1 में है, चीतल जिसको बोलते हैं, ये देखिए बहुत कॉमन है, बताया जाता है ऑल थ्रू आउट द इंडिया। और इवन ये इन्वेसिव स्पीसीज है, और वेजिटेशन यानी कि जो फसल और जंगल होंगे उसके लिए बहुत हानिकारक है अंडमान निकोबार में, लोग परेशान हैं अंडमान निकोबार में इससे। तो पहला तो पॉइंट हो गया कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट है पीपल्स इशू, लोगों की फीलिंग्स को आप समझिए भैया। देखिए, आपने इतने लोगों को प्रोटेक्शन दे दी, इतने जानवरों को, और इन जानवरों की वजह से पहली बात तो लोगों के खेतों में जो फसल है उसका नुकसान हो रहा है। तो खेतों में फसल का नुकसान हो रहा है तो लाइवलीहुड लोगों की जा रही है ना, जीविका, तो वो जीविकोपार्जन कैसे करेंगे ये बताइए। और दूसरी चीज उनकी ये तो जा ही रही है, फिर साइकोलॉजिकल, सॉरी,
देखिए दूसरा पॉइंट है कि जो लेपर्ड्स हैं या हाथी हैं, उनके साथ में आपको पता है एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। फिर इसका बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक, कि अगर इसकी फसल लॉस हो गई या कोई आदमी घर परिवार का उसका लॉस हो गया, तो देखिए उसके लिए एक तो मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा ना। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो पीपल लोगों के बारे में भी तो आप सोचिए, आप सिर्फ जानवरों के बारे में सोच रहे हैं। तो राइटर जो है वो एलीट जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि बताते हैं कि आप बहुत दूर बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आप ग्राउंड लेवल पर आके देखिए कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। हमें जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। आप एकदम से, जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल अंडमान में देखिए कितने लोगों को खा जाते हैं, कितने इंसिडेंट होते हैं। तो अगर इनको इनके ऊपर रोक नहीं लगाई गई, या फिर अगर ये आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपको इनको मारना ही पड़ेगा ना, कोई और तो ऑप्शन आपके पास में है नहीं। और जो मैं यहाँ पर हाँ पॉइंट भूल रहा था बार बार, कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए तो आज की डेट में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लैंड को सबसे पहले तो आपको फेंसिंग पे चार्जेस देने पड़ेंगे। फेंस कर दिया आपने, उसके बाद में पता चला फिर भी अगर अटैक हो गया एनिमल्स का, तो आपकी फसल चली गई, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं ऑलरेडी। क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी, सॉरी, क्लाइमेट की जो है वल्नरेबिलिटी है, और फिर और सारी चीज़ें हैं, इसमें से एनिमल्स भी ये ऐड हो गया। तो अब देखिए अगले पॉइंट में क्या बताते हैं राइटर, कि दो चीज़ें हो गई, एक तो कंजर्वेशन को आप कैसे एड्रेस करेंगे, फिर पीपल का कंसर्न क्या है, तीसरी चीज़ है रिसर्च। अब देखिए रिसर्च करना तो हर एक बंदे का अधिकार है ना, सबको रिसर्च की हमारे इन्वायरमेंट में कितने एनिमल्स हैं, उनकी क्या ग्रोथ है। तो अगर किसी भी बंदे को रिसर्च करना है, पहले क्या होता था, आपने रिसर्च करने के लिए जैसे आपको जंगल में जाना है, आपको बर्ड्स काउंट करने हैं, या फिर आपको टाइगर की जो एक लाइफ साइकिल है कि टाइगर कैसे ग्रो होता है, उनका ग्रुप कैसे फॉर्मेशन होता है, ग्रुप का लीडर कौन होता है, वो किस तरीके से प्रे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के लिए ऑलरेडी जब हम किसी ऑफिस में जाते थे तो बहुत लंबा टाइम लगता था। यानी कि ऑफिस से क्लियरेंस मिलने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत लंबा टाइम मिलता था। अब जब आपने इतनी सारी स्पीसीज को और इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तब तो अब और टाइम लगेगा। तो यही चीज़ राइटर बताते हैं कि देखो ये सब चीज़ बकवास जो है बंद करो, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आइए। तो फिलहाल हमको राइटर के बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना है, लेकिन हाँ, अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में ये बताएंगे कि देखिए जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ ही साथ में